लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, प्रणाम, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल हैं। तो जैसा कि ज्ञात है आप सभी को कि इस समय हम डीएलएड के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं सभी विषयों के, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2016 का जो भी डीएलएड का प्रश्न पत्र आया था विज्ञान विषय का, उसको हम आज हल करेंगे और पूरे प्रश्न का एक सटीक हल निकालेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। और अगर आपको आगामी सत्र में पेपर देना है डीएलएड, बीएड या किसी अन्य किसी एग्जाम का, तो आपको इससे कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिलेगी और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस चैनल पर जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर बहुत सारे विषयों की प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के हल पड़े हुए हैं और विभिन्न टॉपिकों के भी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके उससे भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। तो बिना समय गवाए चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2016 का जो विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र आया था उसको। पहले 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। आपके ऑप्शन है खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय। तो उभयचर प्राणी मतलब ऐसे प्राणी होते हैं जो जल में भी रह लें या पृथ्वी पर, दोनों पर रह लें, यानी जो 2 जगहों पर रह लेते हैं, ऐसे प्राणी को हम उभयचर प्राणी कहते हैं। तो इनमें से आपको केवल एक ही दिख रहा होगा, कछुआ। कछुआ जो है जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रह लेता है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है हमें बताना है, कौन सा अनुकूलन अंग है ये नहीं बताना है हमें। तो आपके ऑप्शन है धारा रेखीय शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़ा। तो जो मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, यानी कि जिससे उसे पानी में रहने में सहायता मिलती है, वो अंग नहीं है, वो है फेफड़ा। फेफड़ा ये मछलियों में नहीं पाया जाता है। उनकी धारा रेखीय शरीर, पंख और गलफड़े ये उनके अनुकूलित अंग हैं जो उन्हें पानी में रहने में सहायता प्रदान करते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। यौगिक मतलब होता है जो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। 2 पदार्थों या 2 तत्वों, 2 अणुओं से मिलकर बना हो, वो यौगिक कहलाता है आपका। आपके ऑप्शन है जल, सोना, पीतल या चांदी। तो देखिए ये सब धातुएं यौगिक नहीं है, ये शुद्ध अपने रूप में है। जबकि जल जो है, जल, ये जल का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो H2O, यानी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसलिए यहाँ पे जो जल है वो ही यौगिक होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक की है या करना है। यानी अगर कोई ऐसे ठोस पदार्थ हैं जो द्रव में घुल चुके हैं, उसको फिर द्रव से अलग करना है, तो वो इसमें से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। आपके ऑप्शन है निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या छन्ना। तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण एक ऐसी विधि है, अगर मान लीजिए आपके ने पानी में जो है नमक घोल दिया है और आपको उस पानी से नमक अलग करना है, तो उसको आप उबालिए। आप कुछ देर उबालेंगे, पानी आपका वाष्पीकृत हो जाएगा, आपकी तली में जो है केवल नमक बचेगा। तो जो अगर ठोस पदार्थ द्रव में घुल जाते हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया में केवल हम वाष्पीकरण यूज करते हैं। इससे हमारा वो ठोस पदार्थ जो द्रव में घुला रहता है वो अलग हो जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। अगर हमें क्षेत्रफल, हम किसी भी, मान लीजिए किसी भी तल का क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे आपका त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, तो अगर आप निकालें तो उसको मात्रक आपको याद होगा, वो हमेशा वर्ग मीटर में आता है या मीटर स्क्वायर में आता है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, घर्षण बल किसे कहते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं आपके। तो याद रखिए, घर्षण बल यानी किन्हीं 2 सतहों के बीच होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए 2 वस्तुएं कोई आपस में गति कर रही हैं। अब जो गति कर रही हैं, तो एक ऐसा बल होता है जो इनकी गति का विरोध करता है, वही घर्षण बल कहलाता है। यानी किन्हीं 2 सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लीजिए सड़क पर कार चल रही है, तो कार के टायर जो होते हैं वो सड़क पर दोनों के बीच में एक घर्षण बल लगता है जो दोनों की गति का विरोध करते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो कोई चीजें चल नहीं पाएंगी, सड़क पर कारें फिसलने लगेंगी, चल नहीं पाएंगी, वही घर्षण बल होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां बताइए। अलैंगिक प्रजनन वही होता है जिसमें जो भी जनन अंग आपके होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। इसमें सीधा
नया पौधा बनता है, बीज नहीं बनता है अलैंगिक प्रजनन में। तो हमें विधियों के नाम बताने हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की जो विधियां हैं आपकी, वो मुकुलन होती हैं, मुकुलन, विखंडन, खंडन, ये सब अलैंगिक प्रजनन की विधियां होती हैं। कायिक प्रवर्धन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, विखंडन, और फिर बीजाणुओं द्वारा भी होता है। प्रकीर्णन के जितने भी हैं ये भी जो है अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण भी हो सकते हैं। और कायिक प्रवर्धन, ये सब आपके जो है अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं, विधियां हैं, माफ कीजिएगा। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की यही सब विधियां होती हैं, मुकुलन, विखंडन, खंडन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणुओं द्वारा प्रकीर्णन। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, पत्तियों के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य उनका यही होता है कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की जड़ों से पानी जो अवशोषित होता है पानी, उसका सहायता लेकर के भोजन का निर्माण करती हैं। तो पत्तियों का मुख्य कार्य यही होता है कि वो पौधों के लिए भोजन बनाने में पौधों की सहायता करती हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऊर्ध्वपादन किसे कहते हैं, ये हमें बताने हैं। तो देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो अगर बिना द्रव में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें कोई ठोस को अगर आप गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण में आप कपूर ले सकते हैं। अगर कपूर को आप गर्म करेंगे तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, पिघलेगा नहीं, वो सीधे गैस में बन जाएगा, उड़ जाएगा। अगर आप पूजा पाठ या आप हवन आरती करते होंगे, तो अगर आपने कभी कपूर जलाया होगा तो आपको ये मालूम होगा। अब बात करते हैं, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो लट्टू जो है अपने अक्ष पर घूमता रहता है लगातार। तो ये जो गति होती है ये घूर्णन गति होती है। और पृथ्वी में भी ये गति पाई जाती है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो जो है घूर्णन गति करती है। तो इसका उदाहरण होगा कि घूर्णन गति लट्टू में होता है। अब हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है? तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है आपका जो है आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। आपके कान हो गया, नाक हो गई, आँख हो गई, त्वचा हो गई, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जिससे हम महसूस कर सकें या जिससे हमें किसी चीज़ का आभास हो, वो हमारी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो अगर हम बात करें मरुस्थलीय पौधों की, तो यहाँ की पत्तियां नुकीली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और इनका जो है वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, यानी लगातार इनसे जो है वाष्प निकलता रहता है पत्तियों से, जिससे कि ये इनमें पानी की कमी आ जाती है और ये नुकीली हो जाती है, कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और कांटे के रूप में इसलिए परिवर्तित हो जाती हैं जिससे कि इनका वाष्पोत्सर्जन कम हो और इनके पौधों में नमी बरकरार रहे। और कांटों में परिवर्तित होने का एक कारण और भी हो सकता है कि ये अपने रक्षा के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कि वहाँ के जीव जंतु या जो जानवर हैं उनको खा ना पाए और वो वातावरण में बनी रहे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पत्तियां प्राय नुकीली अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हो जाती हैं और इनके अंदर का वाष्पोत्सर्जन कम हो, पानी की कमी ना हो पाए, इसलिए मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली हो जाती हैं। अब इन पौधों की मुख्य विशेषताएं यही हैं कि ये नुकीली हो जाती हैं, जिससे कि इनका जीव जंतुओं से रक्षा होती है और इनमें वाष्पोत्सर्जन की कमी होती है, इसलिए ये नुकीली हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, ठीक है। धारिता मतलब होता है उसकी क्षमता, यानी उसमें कितना कोई सामान कितना आ जाएगा। इसकी धारिता हमें घन सेंटीमीटर और घन मीटर में बतानी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि धारिता क्या है। तो धारिता यानी किसी बर्तन की जो क्षमता होती है उसमें कितना, जैसे मान लीजिए बर्तन की धारिता अगर 12 लीटर है तो उसमें 12 लीटर दूध भी आएगा और 12 लीटर पानी भी आएगा। अब इस 12 लीटर को हमें घन सेंटीमीटर और घन मीटर दोनों में बताना है। तो देखिए, बर्तन की जो धारिता है वो 12 लीटर है और 1 लीटर में सबसे पहले हमें जानना होगा कि कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में 1000। देखिए, प्रश्न है 13वां, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है। धारिता का मतलब यही होता है कि उसकी क्षमता, यानी उसमें कोई भी द्रव कितना आ जाएगा, यही उसकी धारिता होती है। उसके अंदर कोई अगर दूध 12 लीटर आ रहा है तो पानी भी 12 लीटर आएगा, उसकी जो है क्षमता कितनी है, यही धारिता है। अब इसको हमें धारिता को घन सेंटीमीटर और घन मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर में आपके 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर हमें 12 लीटर में कर देना है कन्वर्ट। 12 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होंगे, तो 1000 से अगर हम 12 से गुणा कर दें तो वही आपका आंसर हो जाएगा, 1000 गुणे 12, तो ये आपका हो जाएगा 12000 घन सेंटीमीटर। ये आपका एक साल हो चुका है, घन सेंटीमीटर। अब आगे करना है हमें घन मीटर में भी बदलना है। तो चूंकि 1 लीटर में 0.001 घन मीटर होते हैं,
इसलिए 12 लीटर में फिर उससे गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 लीटर में। अगर हम बात करें तो इससे अगर गुणा करेंगे 0.001 गुणे 12, तो ये आपका जो इसका सही जवाब आएगा, अगर हम 0.001 गुणे 12 करते हैं 0.001 गुणे 12, तो ये आपका घन मीटर में आ जाएगा। ये आएगा 0.012 घन मीटर। तो यही आपको बदलना था, धारिता को लीटर में दिया था, इसको घन सेंटीमीटर और घन मीटर में बदलना था। अगर आपको मालूम है कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं और 1 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं, तो आपको सीधा 12 से गुणा कर देना था, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीनना एवं फटकना की विधियों को उदाहरण समझाइए। देखिए, अगर बीनना की बात करें हम सबसे पहले, तो अगर उनमें जो है कंकड़ पत्थर पड़े हों, मान लीजिए अगर चावल की बात करें, आप खाना बनाने जाते हैं उससे पहले चावल अगर बीनते हैं, तो जब पदार्थों में भिन्न भिन्न रंगों के और आकार में अगर भिन्नता होती है, छोटे बड़े आकार के होते हैं और जो कंकड़ पत्थर होते हैं भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, तो उसे भिन्न विधि के द्वारा हम पृथक्करण कर सकते हैं, यानी अशुद्धियाँ जो होती हैं हमारी। देखिए, बीनना की अगर बात करें तो अगर पदार्थों में अशुद्धियाँ हैं, अलग अलग कलर की हैं और आकार में भी उनमें परिवर्तन है, छोटे बड़े आकार की हैं, तो उसको हम बीनना जो पृथक्करण विधि होती है उससे हम अलग कर सकते हैं। जैसे आप खाना बनाते समय अगर चावल बीन रहे हैं तो उसमें जो भी कंकड़ पत्थर रहते हैं वो रंग से विपरीत होते हैं, जो चावल का रंग होता है उससे अलग होते हैं कंकड़ पत्थर, और आकार में भी उनके परिवर्तन होता है, मतलब अलग होते हैं चावल से, तो उसे आप बीन के निकाल सकते हैं। तो ये दो आपका हो गया बीनना। अगर फटकना की बात करते हैं तो फटकना जो पृथक्करण विधि है वहाँ पे अपनाई जाती है जब पौधों, जब आपके जो है पदार्थ हैं उनके अशुद्धियों में भार का अंतर होता है, तो वहाँ पे फटकना पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप फटकना यूज़ कर रहे हैं, ये विधि पृथक्करण की, जैसे आप गेहूँ फटकते हैं सूप से, मान लीजिए सूप से फटका जाता है, जिसे देहात में पछोरना कहते हैं, तो उसमें जो आपके अशुद्धियाँ होती हैं उनके भार और गेहूँ के भार में अंतर होता है, हल्का और भारी रहेगा तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूं का जो है आप पछोरते हैं कि सूप से, तो ये आप कह सकते हैं कि फटकना जो विधि होती है पृथक्करण की, ये उसमें आ सकती है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, मूलांकुर और प्रांकुर से क्या बनता है। देखिए, बीजों की संरचना हमें यहाँ पे सचित्र वर्णन करना है, तो अगर बीज को बनाए हम तो सबसे पहले बीज हमारा लगभग ऐसे होता है, यहाँ पे जो है ये आपका मूलांकुर रहता है, और फिर ये कुछ देर बाद ये किडनी, दो किडनी जैसे होते हैं, ये आपस में बढ़ जाता है, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा रहता है, इसे हम कहते हैं, ये जो हल्के पीले रंग का होता है इसे बीज पत्र कहा जाता है। और फिर उसके बाद में ये ऐसे आप बना सकते हैं, और यहाँ पे जो इसके दो भाग होते हैं, एक मूलांकुर होता है और फिर और जब बड़ा होता है बीज तो यहाँ से फिर ये इसको दो भाग निकलते हैं, एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर। और हम मूलांकुर को मूल कह सकते हैं यहाँ, जिससे कि मूलांकुर से हमें मूल यानी जड़ों का निर्माण होता है, और जो प्रांकुर होता है उससे प्रोह तंत्र यानी उससे तने का निर्माण होता है। तो बीज, यही आप अगर जब भी आपको बीज का संरचना का सचित्र वर्णन करना है तो आप सेम का बीज बनाइएगा, और आप उससे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है, बड़ी बीज होती है सेम का, इसलिए कहा जा रहा है। और उसमें मूलांकुर से जो है मूल यानी जड़ों का निर्माण होता है, और प्रांकुर से प्रोह यानी तने का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुरुत्वीय बल एवं पेशीय बल का हमें उदाहरण समझाना है, उदाहरण द्वारा समझाना है। तो देखिए, अगर गुरुत्वीय बल की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर पृथ्वी से आप कोई सामान वायुमंडल की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल लगाती है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फल गिर रहा है पेड़ से, तो वो सीधा जमीन पर ही आएगा, ना कि वायुमंडल में चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी द्वारा सभी पिंडों पर एक बल लगाया जाता है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई गेंद फेंक रहे हैं हवा में, तो वो वापस जमीन पे आएगी, क्योंकि पृथ्वी उस पर एक बल लगा रही है। तो ये हो गया आपका गुरुत्वीय बल। अब अगर बात करते हैं पेशीय बल की, तो पेशीय बल, अगर हम मांसपेशियों के द्वारा कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें पेशीय बल लगाना पड़ता है। जैसे आप कोई भार या वजन उठाते हैं, भरी बाल्टी का पानी उठा रहे हैं आप, तो उसमें पेशीय बल लगेगा, तो ये आपका पेशीय बल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको गुरुत्वीय बल और पेशीय बल समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, यानी कोई चीज अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है तो कहा जाएगा कि उसमें प्रकीर्णन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश जो है जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 कलर में बढ़ जाता है, तो वही होता है प्रकीर्णन। अब बीजों के प्रकीर्णन की बात करते हैं यहाँ पे, तो बीजों का प्रकीर्णन यानी बीजों का फैलाव कैसे हो रहा है, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं, ये प्रक्रिया ही बीजों का प्रकीर्णन कहलाती है। अब बीजों की बात करते हैं अगर हम, तो बीजों का प्रकीर्णन जो है आपका जो है ये
बीजों का प्रकीर्णन आपका देखिए, अगर बीजों की प्रकीर्णन की बात करें तो ये आपका कई प्रकार से होता है। एक तो जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन हो जाता है, फिर वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा भी बीज का प्रकीर्णन होता है, और मनुष्यों द्वारा भी होता है, और जो है जल द्वारा, वायु द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा, और स्फुंदन द्वारा, यानी कि जब कोई चीज फट जाता है तो उसे कहते हैं स्पंदन। को इस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन लगभग 5 विधियों कह सकते हैं मुख्य रूप से हम, जल द्वारा, वायु द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा और स्फुंदन द्वारा ये बीजों के प्रकीर्णन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर एक कार्य हमें संक्षेप में लिखना है। तो अगर हम पुष्प के भाग की बात करते हैं तो ये देखिए, ये आपका पुष्प है, ठीक है। ये पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। पुमंग जो होता है उसे हम नर जननांग कहते हैं, और जो जायांग होता है उसे मादा जननांग कहते हैं। बाह्य दलपुंज वो होता है जो पूरे पुष्प का आधार होता है, जिसपे पूरा पुष्प लगा होता है। और दलपुंज की बात करें तो ये चमकीला होता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है कि ये कीट पतंगों को आकर्षित करता है, जिससे कि उनके अंदर परागण की प्रक्रिया हो। तो यही मुख्य रूप से पुष्प के जो है 4 अंग होते हैं। अंडाशय, इसमें जो है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, इसमें अंडज होते हैं, और जो पुमंग होता है उससे आपके जो परागण आते हैं और निषेचन होता है, उसके फलस्वरूप हमें नए बीज का निर्माण होता है और नया पौधा बनता है। तो इस प्रकार से ये जो है उसका जो है सचित्र वर्णन हो गया। आप लोग करने जाएंगे। उम्मीद करते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।